Hello students, welcome to session number 4. In this session we are going to discuss about the spectral lines. What happens when an electron jumps from its one orbit? Let us say this is electron which is revolving around the nucleus, okay, and if this electron jumps from one orbit to the next another orbit, okay, so it vanishes from here and goes there. In this case, what happens or what is needed? Or in another case, if from the second orbit this electron jumps down to the first orbit, in that case what happens? So let us discuss that. On the basis of Bohr theory, we have to explain the origin of the various spectral series of hydrogen atom. स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो फ्रॉम बोर थियोरी, क्या थी बोर थियोरी कि जो भी हाइड्रोजन एटम है या फिर इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ में जाएंगे. NH/2π जितना एंगुलर मोमेंटम होगा उस ऑर्बिट में घूमेंगे एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, उसकी n का जो भी होगी ऑर्बिट, उस nth ऑर्बिट के अंदर उसका हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, उसका एनर्जी, उसका हमने लास्ट टाइम डिराइव किया था फॉर्मूला, वो कुछ ऐसे था. और उसके ऊपर से हमने ये भी लिखा था दैट एनर्जी इन द nth ऑर्बिट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर ऑफ द n. सो अकॉर्डिंग टू द बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, व्हाट वाज द फ्रीक्वेंसी कंडीशन? इट वाज द HF. हाउएवर, when an electron makes a transition from the higher energy level N2 to the lower energy level N1, the difference of energy appears in the form of a photon. The reason is what? देखो, n is equal to 1 में जब आप होगे तो उसके लिए जो एनर्जी मिलेगी that will be your E1. n is equal to 2 में जब आप जाओगे तब उसकी एनर्जी हो जाएगी E2, राइट. सो E1 एंड E2, उन दोनों के बीच में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, either way, either it is going from E1 to E2 or E2 to E1. In both the cases there is some energy difference involved. और वो जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को कंपेंसेट करना पड़ेगा. अब वो कंपेंसेशन कैसे होगा? सो उसको देखिए. द फ्रीक्वेंसी f, कंसिडर इट एज f, क्योंकि v that is for velocity and this stylish v that is nu, it is also used for frequency. This one is used for frequency. तो ये जो हमारे पास nu है उसके बजाय हम हर जगह पर f लिख रहे हैं. If you are comfortable with the nu, we don't have any problem with that. So when electron goes from final to initial, when electron goes from where to where? Final to initial. So my delta E, it will be something like this. Delta E is equal to final minus initial. Okay. अब ये जो डेल्टा E है उसमें हमें पता है कि दैट EF और EI ये दोनों के दोनों तो है नेगेटिव. तो जैसे ही यहाँ पर आप नेगेटिव उसको देखो तो उस नेगेटिव को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते ही हमें क्या मिल जाएगा? जो भी वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब दोनों नहीं, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, दैट वन ओनली. सो दैट यू कैन सी ओवर हियर. HF इज इक्वल टू EN इनिशियल, ये वाला इनिशियल है एंड दिस इज द फाइनल वन. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी एनर्जी का डिफरेंस मुझे HF जितना मिल रहा है, ओके, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू HF. सो दिस इज नेगेटिव HF, या फिर इसको आपने ऐसे भी लिखा था, it was HC by lambda in negative. So here we are going to write HF. E की वैल्यू रख देंगे. E की वैल्यू में देखो कुछ चीज़ें कांस्टेंट है, 2π स्क्वायर mk स्क्वायर e⁴ by h स्क्वायर, इतना कांस्टेंट है. बस एक ही चीज़ है जो वेरिएबल है, दैट इज n. सो 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर. सो दिस इज योर HF. जब भी इलेक्ट्रॉन किसी नंबर 2 से नंबर 1 में जाएगा या फिर नंबर 1 से नंबर 2 में जाएगा तो उस केस में उसने कुछ भी एनर्जी जब रिलीज की होगी
या फिर कुछ एनर्जी उसने गेन की होगी, ये दोनों चीज़ें आप इसके ऊपर से निकाल सकते हो. So that release or the gain of the energy, absorption of the energy will be depending upon the energy difference between these two levels. So let us start that. 1 upon nf square minus 1 upon ni square. So ignore this 2. So it will be ni square and nf square 1 upon. ये दोनों 1 upon वाले हैं. So frequency जो होगी initial to final जाने के लिए, इनिशियल टू फाइनल जाने के लिए उसको जितनी भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट या फिर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा वो यहाँ से होगा. सो दिस विल बी द थिंग. ये डायरेक्ट फार्मूला हमें जो मिल रहा है उसमें ये टर्म मेरी बहुत काम की है, जिसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे. सो एज वी नो दैट एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्बडा, देयरफॉर द वेव नंबर वी बार, जिसको हम 1 अपॉन लैम्बडा भी बोलते हैं, वेव नंबर वी बार जिसको हम क्या बोलते हैं, वी बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा. कभी कभी आपने जब 11th स्टैंडर्ड में लास्ट में जो चैप्टर्स थे हमारे वेव्स एंड ऑसिलेशन, उसके अंदर जो वेव नंबर आया था उसमें कुछ रेफरेंसेस के अंदर के भी लिखा है. सो विच इज रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ लैम्बडा, विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ लैम्बडा. यहाँ पर हम के नहीं यूज कर रहे हैं बिकॉज के हम यूज करते हैं किसके लिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए. दैट्स वाई. सो नाउ वी बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्बडा एंड 1 अपॉन लैम्बडा यहाँ से हमें पता चलेगा इट विल बी इक्वल टू एफ बाई सी एंड दिस इज माई एफ, वैल्यू ऑफ एफ. सो एफ की वैल्यू यहाँ से लेके इतनी बनेगी एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम. Here N1 and N2 ये दो चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान में रखना. N1 is the final जहाँ पर वो आया and N2 from where it came. Okay, so N2 से N1 में आया है इलेक्ट्रॉन. Now this V bar, that's wave number or I would say 1 upon lambda, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा 1 upon lambda is equal to R. Now what is this R? It is the value of the total. It is the total value of this constant and this constant is called as Rydberg constant. Rydberg constant में अगर इन सारी वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ मुझे आंसर मिल जाएगा 1.0973 into 10⁷ मीटर इनवर्स, बिकॉज इट इज़ 1 अपॉन लैम्बडा, राइट. तो 1 अपॉन लैम्बडा पे वो डिपेंड कर रहा है LHS में, और N1 और N2 उन दोनों के कोई भी यूनिट्स नहीं होते. सो व्हेन यू गो फॉर द 1 अपॉन लैम्बडा it will be meter 1 upon meter. The above equation is the Rydberg formula for the spectrum of hydrogen atom, and this formula indicates that the radiation emitted by the excited hydrogen atom, it consists of the certain specific wavelengths or frequencies. जो भी हमारे पास रेडिएशन हाइड्रोजन एटम से एमिट होगा, ओके, चाहे वो एक्साइटेड स्टेट में जाए या एक्साइटेड स्टेट में से ग्राउंड स्टेट में आए, उन दोनों केस में वो अगर एक्साइटेड स्टेट में गया तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और वो जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा. अगर वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज कर देगा. द वैल्यूज विच डिपेंड ऑन द क्वांटम नंबर्स N1 एंड N2, और यहाँ पर N2 इज योर फाइनल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जहाँ से वो आया, एंड N1 इट इज़ योर इनिशियल क्वांटम नंबर जहाँ पर वो गया. एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट, आपने केमिस्ट्री में लास्ट ईयर पढ़ा था कुछ सीरीज थी, लाइमन, बाउमर, पाशन, ब्रैकेट एंड फंड. तो वो जितनी भी सीरीज है वो सीरीज किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट. फॉर एग्जाम्पल, चलो लाइमन सीरीज है तो लाइमन सीरीज क्या करेगी कि n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन आया तो वो आएगा लाइमन सीरीज, चाहे वो 2 से आया, 3 से आया, 4 से आया, 5 से आया, या फिर कहीं से इनफाइनाइट से आया. ओके, बामर सीरीज किसको बोलेंगे? बामर सीरीज वो है जिसके अंदर n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन आना चाहिए. ओके, इलेक्ट्रॉन कम्स टू, कहाँ से आना चाहिए? फ्रॉम एनीवेयर.
किसी भी ऑर्बिट से इस नंबर 2 की ऑर्बिट में आएगा तो वो बामर होगा। द सेम वे नंबर 3 पे आएगा तो पाशन होगा, 4th पे आएगा तो ये ब्रैकेट एंड n is equal to 5 पे वो कौन सा हो जाएगा, फ्रंट सीरीज। सो as shown in the diagram, the origin of the various series in the hydrogen spectrum can be explained as follows. The first one goes the Lyman series, जबकि वो सबसे पहले इन्वेंट नहीं हुआ था, बिकॉज इट वर्क्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। और जब ये सीरीज ऑब्जर्व करना स्टार्ट हुआ था, एट दैट टाइम अल्ट्रावायलेट रीजन को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे साइंटिस्ट के पास। सबसे पहले बामर सीरीज आई थी और उसके बाद लाइमन सीरीज को ऑब्जर्व किया गया था। So if an electron jumps from any higher energy level 2, 3, 4 or infinite to a lower energy level n1 is equal to 1, वो कहाँ से आएगा, कहीं से भी, कहाँ जाएगा 1 पे, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन आएगी क्योंकि वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में गया, हायर एनर्जी स्टेट से वो लोअर एनर्जी स्टेट में गया, तो उस केस में क्या होगा कि लोअर एनर्जी स्टेट में आते वक्त उसको अपनी एनर्जी को गंवाना पड़ेगा। ओके, सो अगर उसकी एनर्जी उसने रिलीज की तो वो रिलीज होगी फोटोन के फॉर्म में। किस में रिलीज होगी, फोटोन के फॉर्म में। सो एक रेडिएशन बाहर आएगा और वो रेडिएशन जो हमारा होगा वो रेडिएशन हमें देगा कुछ गैप और सम डेल्टा ई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस। 1 upon lambda is equal to Rydberg constant R 1 upon 1 square that is 1 only minus 1 upon n2 square जहाँ से वो आया है। अब देखो ये पैटर्न फिक्स रहेगी हर एक सीरीज में। हर एक सीरीज का फॉर्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल सा है, कहाँ से आया और कहाँ आया। ओके, सो लेट मी राइट इट ओवर हियर। V bar equals to 1 upon lambda equals to Rydberg constant 1 upon कहाँ पर आया दैट इज फाइनल उसका स्क्वायर माइनस कहाँ से आया इनिशियल उसका स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बी माय फॉर्मूला फॉर ऑल स्पेक्ट्रल सीरीजेस। सेकंड सीरीज इज बाउमर सीरीज। बाउमर सीरीज में वही स्पेक्ट्रल सीरीज होगी जिसमें ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 2 पर आएगा। अब वो जो रीजन है वो विजिबल रीजन है और ये वाला रीजन जो था वो क्या था, अल्ट्रावायोलेट था। सो दिस इज द मोस्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायोलेट, बाउमर सीरीज विजिबल। फॉर दिस सीरीज हमारा फॉर्मूला ऐसे होगा, कहाँ पर आया 2 पे, कहाँ से आया कहीं से भी, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज पार्शियल सीरीज। देखिए बहुत ही सिंपल सीरीजेस है, इसमें डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्टली सीरीज को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो n2 इज इक्वल टू 4, 5, 6, वहाँ से वो कहीं से भी आ सकता है लेकिन आएगा कहाँ पर, 3 में। उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस मुझे मिलेगी वो इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। स्पेक्ट्रल सीरीज या फिर स्पेक्ट्रल लाइंस वो क्या होता है कि जो रेडिएशन वो एमिट करेगा उस रेडिएशन को हम किसी एक स्क्रीन पे लेंगे और उस स्क्रीन पे, लेट अस से दिस इज माय स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर मुझे ऐसे सीरीज मिलेगी और वो जो सीरीज में जो रीजन है उसकी मैं वेवलेंथ फाइंड आउट करूंगा और वो मुझे कहाँ मिलेगी, इंफ्रारेड में। सो दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल सीरीज। नेक्स्ट इज ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज जो है वो डील करेगा n इज इक्वल टू 4 के साथ। सो कहीं से भी आएगा लेकिन 4 पे आएगा, कहीं से मतलब उससे हायर लेवल से। ओके, उसके हायर लेवल से, क्योंकि अगर वो 3 से 4 में आया, लेट अस टेक एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि अगर वो 3 से 4 में आया, उस केस में क्या होगा कि एनर्जी ऑफ थर्ड एंड एनर्जी ऑफ फोर्थ उसकी कंपैरिजन अगर आप करो तो एनर्जी ऑफ फोर्थ उसमें क्या होगा। सो एज द वैल्यूज आर नेगेटिव, रिमेंबर ई की वैल्यूज नेगेटिव है तो मुझे पता है कि -1.5 इज ग्रेटर देन -2.5, राइट। सो सेम वे अगर मुझे 3 से 4 में जाना है, ओके, तो बड़ी एनर्जी किसकी होगी,
उसकी एनर्जी बड़ी होगी, जहाँ पर जाने के लिए उसको कुछ ना कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ दिस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 3 की एनर्जी जो है वो कम थी 4 की एनर्जी से, राइट। 3 की एनर्जी 4 की एनर्जी से कम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को 3 से 4 ट्रांजिशन करना है तो उसको कुछ एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। सो हियर वी आर डिस्कसिंग द स्पेक्ट्रल लाइंस जिसमें वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिलीज करेगा फोटोन्स और रेडिएशन के फॉर्म में। दैट्स वाई एवरी टाइम जहाँ पर वो आ रहा है उससे बड़ी वाली n की वैल्यू की जो ऑर्बिट है वहाँ से वो आएगा। ओके, सो दिस इज फॉर द ब्रैकेट सीरीज। एंड द सेम वे अगर फंड सीरीज या फिर फुंड सीरीज की बात करें तो उसमें 5 के साथ डील करेगा। n इज इक्वल टू 6, 7, 8 एंड ऑनवर्ड्स से वो आएगा कहाँ पर, n इज इक्वल टू 5 पे आएगा। सो फ्रॉम दिस टू n इज इक्वल टू 5 वहाँ पर आएगा, इसका मतलब वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, और रिलीज करके वो स्पेक्ट्रल सीरीज किस में देगा, IR में, इंफ्रारेड में। द ग्रेटनेस ऑफ बोर थियरी वो क्या है? सो द ग्रेटनेस ऑफ बोर थियरी lies in the fact that it not only successfully explained the already known series जो कि लाइमन बाम पाशन उसने ऑलरेडी दे रखी थी, उसको भी उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया, बट उसके साथ साथ उसने 2 नई सीरीज को भी प्रेडिक्ट किया, और वो कौन से रीजन में मिली मुझे, IR रीजन में। और वो कौन सी 2 सीरीज है, वो है हमारी नंबर फुंड एंड ब्रैकेट, नंबर 4 एंड नंबर 5। सो वो सीरीज बाद में डिस्कवर की ब्रैकेट ने 1922 में, एंड 2 साल के बाद फंड ने 1924 में। नील बोर, ही वॉज अवॉर्डेड द 1922 नोबेल प्राइज इन द फिजिक्स फॉर दिस वर्क फॉर द थ्योरी ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके बेस पे पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स डिपेंड करता है। So this is the general formula that you have to okay, so इसको आप याद रखोगे और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे। Next is what is the energy level diagram for the atom, and calculate the energies of the various energy levels of a hydrogen atom। और ये जो आप कैलकुलेट करोगे उसको आपको याद भी रखना है, क्योंकि इसको बार बार यूज करोगे। सो ड्रो एन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर इट। सो सबसे पहले एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है? एनर्जी लेवल डायग्राम इज अ डायग्राम इन विच द एनर्जीज ऑफ द डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स, स्टेशनरी स्टेट्स जो भी है उनकी एनर्जीज जो होगी एटम की, उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन से। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से on this axis I'll have the increasing values of energy, and if I say this is the zero energy, which is not possible in the whole universe, इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी एनर्जी ज़ीरो हो। रिमेंबर दिस। सो इफ आई से one object, one electron is having minus 13.6 electron volt energy, okay, so जितनी भी एनर्जी हमारी बढ़ती जाएगी या फिर जो भी मुझे एनर्जी मिलती जाएगी, उस एनर्जीज को मैं यहाँ पर एक लाइन के तौर पे दिखाऊंगा, और वो लाइन सारी की सारी एक दूसरे से क्या होगी, पैरेलल। और इन सारी लाइंस को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल। ये जो है ना लाइन, उसको बोलेंगे एनर्जी लेवल, और ये जो पूरा डायग्राम बना है उसको हम बोलेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। और ऐसी एक के साथ एक ऐसी जुड़ी हुई बहुत सारी जब लाइन होगी, एनर्जी लेवल बहुत सारे होंगे, तो उसके हम बोलेंगे एनर्जी बैंड। इट्स अ बैंड ऑफ सो मेनी लाइन्स, ओके। बहुत सारे थ्रेड्स का अगर कोई बैंड बनता है, ओके, कोई स्ट्रिप बनती है, तो उसको हम बैंड बोलते हैं ना। तो ऐसे नज़दीक नज़दीक एकदम बहुत सारे अगर ऐसा हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी का एक बैंड बना है। So it is drawn according to some suitable energy scale,
and such a diagram illustrates more clearly the known facts about the stationary states. Stationary states आपको डीपीपी में मिल चुका है. Stationary states मतलब क्या होता है कि ऐसे स्टेट जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, and the emission or absorption of various spectral lines. अगर वो ग्रेटर एन से फाइनल से इनिशियल, सो अगर जहाँ से उसने स्टार्ट किया है वहाँ से वो अपने ज़्यादा नंबर वाले एन पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे गया, इन दैट केस उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी गेन करनी पड़ेगी. ओके और अगर उसने एन एफ लेस देन एन आई हुआ तो उस केस में वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा. अगर वो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो उसको बोला जाएगा क्या, एमिशन. और अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसको बोला जाएगा एब्जॉर्प्शन. एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन देखते हैं. फ्रॉम द बोर्स थियोरी द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस. याद रखना इस फॉर्मूला को. फॉर हाइड्रोजन एटम z इज इक्वल टू तो 1 हो जाएगा, एंड En nth स्टेट में एनर्जी लेवल उसका क्या होगा, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा z इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करने के बाद. देखिए इस डायग्राम में, टेक्स्ट बुक के अंदर भी एक डायग्राम है और मेरे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डायग्राम भी है, उस दोनों को आप समझ लो अच्छे से. एक आयोनाइज्ड एटम है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे. ओके लेकिन अगर उस आयोनाइज्ड एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी अगर हमने कम कर दी, ओके तो क्या होगा, तो किसी ना किसी एक लेवल से मेरा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 या फिर 4 स्टेट में या फिर 5 में आएगा. अगर मेरा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 में आया, कहाँ पर आया, n इज इक्वल टू 5 पर, तो उसकी जो सीरीज होगी उसका नाम क्या बन जाएगा बताओ. n इज इक्वल टू 5 में अगर इलेक्ट्रॉन आया तो उसकी सीरीज क्या बनेगी, द सेम वे n इज इक्वल टू 4, 3, 2 एंड 1. n इज इक्वल टू 1 का हमें पता है, लाइमन. n is equal to 2, Balmer. This is Paschen, this is bracket, and at last it will be Fermi series. P is silent over here. तो ये जो सीरीजेस है उसमें से ये सारे जो है वो एक्साइटेड स्टेट्स है. क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की ही हम बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन एटम जो है उसमें n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन रहता है जब वो ग्राउंड स्टेट में रहता है. ओके n इज इक्वल टू 1 के अलावा कोई भी इंक्रीजिंग स्टेप ले लो, उन सारी की सारी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा. ओके सो दिस वाज द केस. नेक्स्ट, द सेम थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर क्लियरली. इसमें n दिए गए हैं और उनकी जो सीरीज आ रही है वो भी दी है. बेनिफिट ये है कि यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर मेरे पास इंफ्रारेड, ये वाला भी इंफ्रारेड है, सो लाइमन ब्रैकेट एंड फंड ये दोनों IR में जाएंगे. रही बात पाशन की, ओके सो पाशन के जो रिलीज हो रहे हैं उसके बाद बामर के रिलीज हो रहे हैं. सो बामर के रिलेशन किस में होगा, विजिबल में. ये NIR विजिबल वाला केस हो गया और ये वाला जो लाइमन है वो किस में चला गया, अल्ट्रावायलेट रीजन में. नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट. अगर अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, तो आप ऐसे ई का जो फॉर्मूला है ये वाला, z की वैल्यू अगर दी है तो ये वाला ले लो. ओके और हाइड्रोजन के लिए बोला है तो इसको आप ले सकते हो. तो उसको लेके उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर मिल जाएगा कि 1 से अगर उसको भेज देना है बाहर, ओके 1 के अंदर उसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है. अगर मुझे उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगा, -13.6 इंटू एक E, 1E, तो कितना हो जाएगा 1.6 10⁻⁹. ओके ये हो जाएगा जूल. तो माइनस एनर्जी है, इसका मतलब कि वो बाउंड है. इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद द न्यूक्लियस. अगर उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिलीज करना है तो मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी. आई हैव टू गिव दिस मच एनर्जी इन जूल्स और दिस मच एनर्जी
इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स टू दैट इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, अगर मुझे उसको पूरा का पूरा फ्री करना है तो। ओके, तो हम ऐसा भी बता सकते हैं कि नेगेटिव बैंक बैलेंस, इसका मतलब मेरे ऊपर कर्जा है, जब तक उस कर्जे की जितनी रकम है उतनी अगर मैं उसको पे बैक नहीं करता, आई कैन नॉट लीव द बैंक और आई कैन नॉट लीव दैट अकाउंट। सो द सेम वे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास कर्जा है, अगर उसको इतनी एनर्जी तुम दे दोगे पॉजिटिव में तो वो वहाँ से निकल सकता है। अब देखो n इज इक्वल टू 1 के लिए अगर मुझे ये सेम चीज़ मिल गई तो इस चीज़ को याद रख के n की कोई भी वैल्यू के लिए मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, यस और नो। इफ आई प्लेस n इज इक्वल टू 2 सो इट विल बी 13.6 डिवाइडेड बाई 4, सिंपल एज दैट। ओके, सो n इज इक्वल टू 3, it is minus 13.6 divided. Figure shows the energy level diagram of the hydrogen atom in which the energies of the various permitted orbits have been represented by the parallel horizontal line. क्यों भाई parallel horizontal line? Reason is कि energy level को हम parallel horizontal line से denote करते हैं। So according to the sum energy scale हमने वो बताया था। The principal quantum number n, it labels the energy state in the ascending order of energy। क्या बताता है एनर्जी स्टेट इन ascending order of energy। तो चलिए लिमिटेशन देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या थी, बहुत ही अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया और बहुत ही अच्छे अच्छी थियोरी भी दी उससे, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट, ये थियोरी सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन के जैसे कुछ एटम्स है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है उसी में काम करेगी, बाकी सारे केस में फेल हो जाएगी। ओके, और 2 or more इलेक्ट्रॉन्स, सो किस में काम करेगी, हाइड्रोजन में। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन अगर एक निकाल दिया तो काम करेगी। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये बोर की थियोरी काम करेगी। In the spectrum of hydrogen, certain spectral lines are not single lines, but a group of closed lines। जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे बहुत सारी lines with slightly different frequencies। जितनी different frequencies उतना उसमें energy का gap रहेगा, because E is equal to HF, F goes for frequency। Bohr's theory could not explain this fine features of the hydrogen spectrum। ये क्यों हो रहा है, बोर से पता नहीं चला उसकी थियोरी से। Although it does not explain why only circular orbits should be chosen, जबकि elliptical orbits को भी तो हम चूज कर सकते हैं जैसे हमने सैटेलाइट के केस में किया था। As electrons exhibit wave properties also, जिसमें हम डिब्रोई में हमने ऐसा देखा था, द ब्रोगली जो है ना उसको हम बोलते हैं दी ब्रोई, प्रोनाउंसिएशन उसका दी ब्रोई होता है। ओके, वैसे जनरली आपने सुना होगा दी ब्रोगली, बट इट इज दी ब्रोई। सो इन इलेक्ट्रॉन्स एग्जिबिट द वेव प्रॉपर्टीज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द दी ब्रोइज हाइपोथेसिस, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। सो मैटर वेव के हिसाब से अगर देखो तो ऑर्बिट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिफाइंड एज इन द बोर थियरी, क्योंकि ऐसे सर्कल नहीं होगा ना, वो वेव है ना। सो वेव है तो उस केस में क्या होगा, लेट अस से दिस इज न्यूक्लियस, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जाएगा। ओके, सो इन द वेव फॉर्म, इन शॉर्ट, बोर्स थियरी डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटीज इन द वेरियस स्पेक्ट्रल लाइन्स। स्पेक्ट्रल लाइन्स जितनी भी मिलेगी उसमें सबकी इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। जैसे ब्लैक बॉडी में हमने देखा था, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी वैल्यूज थी टेम्परेचर की या फिर एनर्जी की जिसकी इंटेंसिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा मिली थी। सो बोर्स थियरी प्रेडिक्ट्स ओनली द फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज लाइन्स, उसके अलावा और कोई लाइन्स की फ्रीक्वेंसी को वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सिक्स्थ, इट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ज़ीमान इफेक्ट। अगर तुम एटम को न्यूक्लियस के साथ किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो, कहाँ रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग पढ़ चुके हो। सो अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उसमें स्पेक्ट्रल लाइंस जो निकलेगी उसमें चेंजेस आएगा, और वो जो स्प्लिट होगी
स्पेक्ट्रल लाइंस जो वेवलेंथ लैम्बडा थी उसमें से दो वेवलेंथ उसके नज़दीकी हो जाएगी, एक ग्रेटर वाली लैम्बडा 1 और एक लेस वाली लैम्बडा 2, तो उसको बोलते हैं ज़ीमान इफेक्ट। और अगर मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उसको बोलेंगे स्टॉक इफेक्ट। ये एमसीक्यू लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो याद कैसे रखना है, जी मैग्नेटिक फील्ड, क्या, जी मैग्नेटिक फील्ड, सीमान, और यहाँ पर स्टार्क, तो उसको स्पार्क के साथ याद रख के इलेक्ट्रिक ले सकते हैं। ओके, सो स्टार्क स्पार्क, सो ऐसे होगा हमारे पास बोर्स थ्योरी। नेक्स्ट, अब ये जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है, ओके, उन चीज़ों को फर्दरमोर एक्साइटेड स्टेट और उसकी एनर्जीज के फॉर्म में भी लिखेंगे, बट दैट विल बी द नेक्स्ट सेशन। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड thank you very much and prepare these questions very well.